हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जिसमें हम फॉलो करेंगे व्हाट इज शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। तो आज के सेशन में हम स्टडी करने वाले इमर्जेंस ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल बैंक इन इंडिया। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की बात करेंगे तो कहां से ये शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक जो है वो नेम आया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1921 की, तो 1921 में क्या हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुई थी। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो फॉर्म हुई थी बाय द एमालगेशन ऑफ थ्री मेजर बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, जिसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे BBM। एट दैट टाइम इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी, और उस टाइम पे ये क्या थी, एक प्राइवेट एंटिटी थी। लेकिन यही इंपीरियल बैंक रीनेम हुआ था इन 1955, इसका रीनेम हुआ था इन 1955, और वो नाम क्या था, दैट इज नोन एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का रीनेम हुआ था इन 1955 और उसका नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड एट दैट टाइम इट वाज नेशनलाइज्ड, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फॉर्म हुई थी दैट इज इन 1955 एंड इट वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1955। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम द जीके पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ था इन 1926 में क्या हुआ था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज द हिल्टन यंग कमीशन, यानी ये जो हिल्टन यंग कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया टू सेट अप अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी हिल्टन यंग कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया के पास भी एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगी, सभी जो बैंक है उसको गवर्न करेगी, उसको मैनेज करेगी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स जो है वो डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आया था हिल्टन यंग कमीशन के कि इंडिया के पास भी एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, दैट इज इन 1926। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था इन 1934 द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली accepted the recommendation and passed the Reserve Bank of India Act 1934। तो 1934 में क्या हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव ने जो रिकमेंडेशन दिया था हिल्टन यंग कमीशन ने उसको पास कर दिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है वो प्रिवेलिंग हुआ। और वहीं से ये जो बॉडी है दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये जो एक्ट है वो क्या है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 ए लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इज कंसिडर्ड। और ये लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कंसिडर किया था और उसको हम कंसिडर करेंगे सेकंड लिस्ट। ओके, तो सेकंड लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कंसिडर किया गया था। यानी अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1935 यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास जो सभी जो बैंक है, जो ऑर्गेनाइज है, जो अनऑर्गेनाइज है, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। यानी ये सेकंड शेड्यूल में एक लिस्ट डिसाइड किया गया था कि किसको हम कंसीडर करेंगे शेड्यूल्ड बैंक, किसको हम कंसीडर करेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसके लिए नॉर्म्स डिसाइड किया गया था, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड किया गया था। तो दैट कम्स अंडर द RBI एक्ट 1934 और ये लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। और ये लिस्ट में जितने भी नाम आते हैं दैट इज इन द सेकंड शेड्यूल लिस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द शेड्यूल बैंक, उसको हम कहते हैं दैट इज शेड्यूल बैंक। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1935 में क्या होता है, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश और उन्होंने एक डिसाइड किया था कि वो शेड्यूल बैंक के जो है नॉर्म्स जो डिसाइड किए थे कि किसको हम शेड्यूल बैंक में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कि जिसके पास इनफ कैपिटल हो, जिसके पास इनफ रिजर्व हो, सॉल्वेंसी अगर वो देखेंगे और उसके पास एडिक्वेट लिक्विडिटी हो, तो ये जो नॉर्म्स है वो डिसाइड किया गया था और उसी हिसाब से उसी बैंक को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज द शेड्यूल बैंक। बाकी सभी बैंकों को कहां पे डाल दिया, दैट इज कंसिडर एज द नॉन शेड्यूल बैंक। तो ये जो पूरी हिस्ट्री जो है दैट इज रिगार्डिंग द शेड्यूल एंड द नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड शेड्यूल लिस्ट जो डिसाइड किया गया था उसके हिसाब से ये नाम आया था शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया एंड नॉन शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो अगर तब की अब बात करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर तब की बात करेंगे तो क्या था, तो यहाँ पे जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी यानी RBI फॉर्म हुई थी, सो दैट इज कंसिडर्ड सेंट्रल बैंक एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। तो यहाँ पे बैंक टू पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। अगेन ये शेड्यूल बैंक्स टू पार्ट में डिवाइड हुए थे, कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये कॉमर्शियल बैंक्स सिर्फ थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुए थे,
one that is considered as a public sector, second private sector and third that is considered as a rural banks। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था बैंकिंग का, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि ये जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक है तो उसमें जो कंपैरिजन पॉइंट है वो हम फॉलो करेंगे। तो वो कौन कौन से कंपैरिजन पॉइंट है वो वन बाय वन हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो कि फर्स्ट कंपैरिजन जो पॉइंट है दैट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। यानी आरबीआई ने जो नॉर्म्स डिसाइड किया था उसमें एक कॉमन मीनिंग क्या है कि शेड्यूल बैंक हम किसको कंसिडर करेंगे। तो ये 2 पॉइंट जो है, फर्स्ट 2 पॉइंट उसमें कंबाइन होते हैं। तो किसको हम शेड्यूल बैंक्स में कंसिडर करते हैं, जिसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 lakhs हो and which does not harm the interest of the depositor and which is listed in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934, उसको ही हम कंसिडर करेंगे दैट इज शेड्यूल बैंक। यानी शेड्यूल बैंक के पास क्या होना चाहिए, दैट शुड बी हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 lakhs, इट शुड नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर। यानी डिपोजिटर जो भी पैसा रखता है उसका वो पैसा सेफ होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी ये जो लिस्ट है, सेकंड शेड्यूल का जो लिस्ट है उसमें ये जो बैंक है वो लिस्टेड होनी चाहिए, तभी उसको हम कंसिडर करेंगे शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहीं पे हम नॉन शेड्यूल बैंक की बात करेंगे तो नॉन शेड्यूल बैंक में क्या होता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल, वो लिस्टेड नहीं है सेकंड शेड्यूल में, एंड इट इज नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स दैट इज स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी नॉन शेड्यूल बैंक यानी हम कह सकते हैं दैट इज टोटली एन अनऑर्गेनाइज्ड बैंक जो किसी भी रूल्स या फिर रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है आरबीआई के, और वो सेकंड लिस्ट में भी नहीं है। जो आरबीआई एक्ट ने शेड्यूल जो साइन किया था, आरबीआई ने जो लिस्टेड किया था सेकंड शेड्यूल में, उसको भी वो फॉलो नहीं करते। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन शेड्यूल बैंक। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो। यानी ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, सीआरआर जिसको हम बोलते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वो अगेन डिसाइडेड बाय द आरबीआई। वो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे जो है वो मिनिमम कैश जो है ओके शेड्यूल बैंक को मेंटेन करना होगा विथ आरबीआई। यानी दैट इज अगेन फॉर द सेफ्टी ऑफ द बैंक एंड द सेफ्टी ऑफ द डिपोजिटर्स। यानी मिनिमम कैपिटल जो है वो शेड्यूल बैंक को मेंटेन करना होगा, किससे पास मेंटेन करना होगा, विथ आरबीआई। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, यानी नॉन शेड्यूल बैंक वो अपने पास ही सभी कैपिटल रख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नथिंग सच प्रोविजन इन नॉन शेड्यूल बैंक। आगे अगर हम बात करेंगे बोरोइंग, तो यहाँ पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोरोइंग। यहाँ पे जो शेड्यूल बैंक है वो बोरो कर सकती है फ्रॉम द आरबीआई। यानी किसी भी टाइम अगर शेड्यूल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट आई तो वो आरबीआई के पास से बोरो करते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये दो रेट आते हैं, दैट इज नोन एज द रिवर्स रेपो रेट एंड द रेपो रेट। जब भी कोई बैंक आरबीआई के पास से बोरो करता है उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। और जब आरबीआई बोरो करता है किसी बैंक के पास तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। फिर से आपको समझाता हूं, यानी यहाँ पे बैंक है ओके और यहाँ पे आरबीआई है। अगर बैंक आरबीआई के पास बोरो करती है तो उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। और अगर आरबीआई बोरो करती है बैंक के पास से तो उसको कहेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। ये जो दोनों रेट है वो आरबीआई ही डिसाइड करेगी। और ये दोनों रेट किसके लिए यूज होता है, दैट इज फॉर द मैनेजिंग द इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट वो किसके लिए यूज होते हैं, दैट इज फॉर मैनेजिंग द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो उसके लिए आरबीआई जो है ये दोनों रेट जो है वो यूज करती है, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द बोरोइंग। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि शेड्यूल बैंक वो बोरो कर सकती है और लैंड भी कर सकते हैं विद द आरबीआई, लेकिन यहाँ पे नॉन शेड्यूल बैंक जो है वो दे आर नॉट अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। वो आरबीआई के पास से बोरो नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इमरजेंसी है और अगर आरबीआई मनी लैंड करता है किसी भी नॉन शेड्यूल बैंक को, देन इट इज एट अ वेरी हाई रेट। तो वो रेट कितना होगा, बहुत ही ज्यादा रेट पे वो लैंड करती है, ठीक है। तो ये अनदर पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द कंपैरिजन। आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं। यानी जो भी फाइनेंशियल डेटा है ओके दैट इज, अगर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो वो पीरियडिकली उनको सबमिट करना होगा विद आरबीआई। यानी जितनी भी शेड्यूल बैंक है उसको वो सबमिट करना होगा पीरियडिकली विद द आरबीआई। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है ओके, कुछ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते आरबीआई में। तो यहाँ पे वो कुछ प्रोविजन नेसेसरी नहीं है कि वो रिटर्न सबमिट करे, ठीक है। यहाँ पे जो है शेड्यूल बैंक के जो मेंबर्स है
ओके, दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ द क्लियरिंग हाउस, यानी वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मेंबर्स नहीं हो सकते ऑफ द क्लियरिंग हाउस। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था दैट इज बिटवीन द शेड्यूल बैंक एंड द नॉन शेड्यूल बैंक। और अभी अगर राइट नाउ अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शेड्यूल बैंक इन इंडिया, तो करंट का जो स्ट्रक्चर है शेड्यूल बैंक का, तो वो इस तरह से, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेड्यूल बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में अभी डिवाइड हो गए, कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड द कोऑपरेटिव बैंक। सभी के नॉर्म्स अलग है, सभी की रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग है। सभी की अगर हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी के पर्पस भी अलग है, यानी ये कॉमर्शियल बैंक के पर्पस अलग है, डेवलपमेंट बैंक के भी पर्पस अलग है और कोऑपरेटिव बैंक के भी पर्पस जो है वो सभी के अलग है। अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे दैट इज अगेन डिवाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स, अभी हम सबको मालूम है पेमेंट बैंक्स एंड द स्मॉल बैंक। ये सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करके वन और वन बेसिस पे। तो राइट नाउ हमें जो है जो हमने स्टडी किया है दैट इज व्हाट इज शेड्यूल एंड व्हाट इज नॉन शेड्यूल बैंक। नेक्स्ट फेज में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक एंड द डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आज के सेशन में आज हम यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ गया हो तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।